क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, एक 2Fe+3 एक्वस रिएक्ट कर रहा है 2I माइनस एक्वस के साथ, प्रोडक्ट में Fe+2 फॉर्म हो रहा है और I2 फॉर्म हो रहा है। अब ये जो सेल है इसका E0 सेल की वैल्यू गिवन है, इट इज 0.236 वोल्ट, टेम्परेचर है 298 केल्विन, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, यानी डेल्टा G0 कैलकुलेट करना है, एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc कैलकुलेट करना है फॉर द सेल रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या हो रहा है? 2Fe+3 ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? आयोडीन के साथ। 2I माइनस दैट इज ऑल्सो इन एक्वस मीडियम। अब यहाँ पे इन्होंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला है, इसका मतलब ये भी है कि इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। तो मैं इक्विलिब्रियम यूज कर रहा हूँ सिंबल, एंड इट विल गिव 2Fe+2 एंड I2। दैट मीन्स यहाँ पे फेरिक से फेरस आयन बना है एंड आयोडीन जो है I-I2 बना है, यानी कि Fe+3 आयंस जो हैं दे आर अंडरगोइंग रिडक्शन, एंड ये जो I- आयंस हो रहे हैं दे आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे हम इक्वेशन को देख के समझ सकते हैं कि कितने आयंस का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे 2Fe+3 से 2Fe+2 बना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। इन केस ऑफ आयोडीन भी हम देख सकते हैं 2I- से I2 बना है, इसका मतलब मूवमेंट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए N की वैल्यू क्या होगी? 2, बिकॉज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट। इस रिएक्शन के लिए जो E0 सेल की वैल्यू है वो गिवन है, इट इज 0.236 वोल्ट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? हमें दो चीजें बोली हैं, एक तो हमें बोला है डेल्टा G0 गिव्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना है, एंड दूसरा हमें पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम लोग डेल्टा G0 के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा G0 इक्वल्स टू -NF E0 सेल। अब यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है F की, तो F हमें पता है, F मीन्स फैराडेज कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इट इज इक्वल टू 96500 कूलम। हम ये यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो हम लोग डेल्टा G0 यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं कि डेल्टा G0 इक्वल्स टू -N, N की वैल्यू कितनी है? इट इज 2 इंटू फैराडेज कांस्टेंट दैट इज 96500 मल्टीप्लाई बाई E0 सेल जो कि है 0.236। इन सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा G0 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? इट इज गोइंग टू बी -45.55 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई। नाउ सेकंड हमें क्या बोला है? वी हैव टू कैलकुलेट Kc। तो इसके लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है? एक और रिलेशन हम लोग को पता है, फ्री एनर्जी वर्सेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा G0 इक्वल्स टू -2.303 RT log Kc। इस रिलेशन को हम यूज करके Kc कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से हम लोग Kc के लिए क्या लिख सकते हैं? log Kc इक्वल्स टू माइनस डेल्टा G0 अपॉन 2.303 RT। यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, किलो जूल में हमें चाहिए, क्योंकि डेल्टा G0 की वैल्यू हमने किलो जूल में कैलकुलेट की। तो R की वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे हमें टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए। टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 298 केल्विन। तब यहाँ से हम लोग Kc निकाल सकते हैं। इट इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ दिस होल वैल्यू दैट इज माइनस डेल्टा G0 अपॉन 2.303 RT। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Kc इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ, नाउ माइनस ऑफ -45, यानी यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस 45.55 बिकॉज माइनस साइन था और हमारे फॉर्मूले में भी माइनस है, डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 298। इनको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Kc इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 7.983। It will be equal to antilog of 7 plus 0.983
अब हम लोग इंडिविजुअली एंटी लॉग अप्लाई करेंगे दोनों पे, यानी एंटी लॉग ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय एंटी लॉग ऑफ 0.983। तो ऑन दैट बेसिस हमें आंसर मिल जाएगा AC इक्वल्स टू, अब 0.983 का एंटी लॉग की वैल्यू होती है 9.616 और 7 का एंटी लॉग होता है 10⁻7। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन? किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्यों डिक्रीज होती है? सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मींस एडिंग वाटर, या फिर हम जिसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं ना। डाइल्यूशन का मतलब जब ऐड करेंगे वाटर तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा? एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अंदर में जो आयंस होंगे, सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट है तभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसमें से, राइट? तो अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एज द वॉल्यूम इंक्रीजेस नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब इस बात पे खास ध्यान देना, नंबर ऑफ आयंस तो उतना ही रहने वाले। अगर मान लो सॉल्यूशन में 100 आयंस थे और बाद में तुमने उसमें अगर 1 लीटर वाटर ऐड किया तो अंदर तो अभी भी 100 आयंस है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने के कारण पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज नहीं हो रहे, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं। अब वी नो दैट की कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द कंडक्टेंस ऑफ आयन। अब जैसे ही आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे बट ऑब्वियस है कि कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी मेंशन कर सकते हैं, सिंस कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द कंडक्टेंस ऑफ आयंस per unit volume and on dilution ions per unit volume decreases, hence conductivity also decreases. Now question number 8, suggest a way to determine the value of lambda naught m for water. lambda naught m का मतलब क्या होता है? It is limiting molar conductivity. We also call it conductivity at infinite dilution. अब वाटर जो है इसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है। वाटर तुम्हें मालूम है इट इज अ वीक एसिड और वीक बेस, तुम दोनों बोल सकते हो, बिकॉज इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट की जा सकती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वी विल यूज ऑलराइशेस लॉ। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट वी कैन यूज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लाइक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी फॉर HCl, वी कैन यूज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl and we can use limiting molar conductivity of NaOH. These are strong electrolytes. तो हम लिख सकते हैं for water, that is limiting molar conductivity of water is actually equal to limiting molar conductivity of HCl plus limiting molar conductivity of NaOH minus limiting molar conductivity of NaCl. अब अगर हम इसको ओपन करें तो हम क्या मिलेगा? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ HCl मींस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, देन प्लस अब NaOH के लिए क्या हो जाएगा? लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयंस प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस आयंस, एंड फॉर NaCl ये हो जाएगा माइनस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस माइनस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, लाइक लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी जो है Cl माइनस जो है इस ये कर सकती है कैंसिल, प्लस वैल्यू एंड माइनस वैल्यू को यहाँ पे Na प्लस को कैंसिल करेगी, तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा? दैट इज लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी वैल्यू ऑफ H प्लस
limiting molar conductivity value of OH minus. So by this method यानी हम कॉलरेशस लॉ के हेल्प से इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके यानी H प्लस एंड OH माइनस की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिव वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके वाटर की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनॉइक एसिड, यानी ये कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी दे रखी है 0.025 मोलारिटी, इट इज फॉर मिथेनॉइक एसिड. अब इसकी मोलार कंडक्टिविटी जो है वो है 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. अब हमें क्या पूछा है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा कैलकुलेट करना है एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के अल्फा कैलकुलेट करना है. अब लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी H प्लस की गिवन है, इट इज 349.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे पर मोल में वैल्यू दे रखी है. इसी तरह हमारे पास जो ये फॉर्मेट आयन है उनकी भी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी दे रखी है, इट इज 54.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. इनका यूज करके हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट मींस अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के अल्फा, ये दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करना. तो पहले हम लोग जो गिवन है वो मेंशन कर देते हैं. हमारे पास सॉल्यूशन की मोलारिटी है, सबसे पहले वो है 0.025 मोल पर लीटर और उसके अलावा हमारे पास मोलार कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम की वैल्यू भी है, इट इज 46.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. और उसके अलावा हमारे पास लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू है फॉर H प्लस इट इज 349.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड फॉर फॉर्मेट आयन इट इज 54.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो एक काम करते हैं, हमारे पास सबसे पहले मिथेनॉइक एसिड की लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी नहीं है, वो हम कैलकुलेट कर देते हैं. तो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनॉइक एसिड दैट इज HCOOH. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, हमें सिर्फ फॉर्मेट आयन के आयंस को एंड H प्लस के आयंस को ऐड करना है. यानी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मेट आयन दैट इज HCOO माइनस प्लस लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस. इसका यूज करके हम लोग लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉर्मेट आयन की वैल्यू कितनी दे रखी है, इट इज 54.6 प्लस और H प्लस है क्योंकि आयन छोटा है तो उसकी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना, साइज छोटा है तो मोबिलिटी ज्यादा होगी. ये है 349.6. इनको सॉल्व करके हमें लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी मिलती है फॉर फॉर्मिक एसिड, इट इज 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. अच्छा, क्वेश्चन में हमें दो चीजें पूछी है. फर्स्ट हमें पूछा है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और दूसरा हमें पूछा है के अल्फा डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो इसमें से सबसे पहले हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे पास अल्फा का एक सिंपल फॉर्मूला है कि ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलार कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी. अब हमारे पास दोनों वैल्यूज अवेलेबल, वैल्यूज पुट कर देते हैं. मोलार कंडक्टिविटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, इट इज 46.1 डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी अभी भी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 404.2. तो हमें मिल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज 0.114. यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. अच्छा, दूसरा हमें क्या पूछा है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट. क्योंकि हमें मालूम है कि मिथेनॉइक एसिड जो है वीक एसिड है, ठीक है, ये आयनाइज होगा. तो आयनाइज होगा तो इसका जो इक्वेशन है हमें पता है क्या होगा, HCOOH. अगर ये आयनाइज हुआ इसमें से दो आयंस निकलेंगे और इक्विलिब्रियम भी बनेगा बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो कौन से दो आयंस निकलेंगे, वी विल गेट HCOO माइनस N प्लस H प्लस. अब अगर हम यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, K अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा. तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. तो K अल्फा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C. अब अल्फा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, इट इज 0.114. इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C. अब C मींस द कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोलारिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इट इज 0.025 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा यानी 1.
माइनस 0.114। अभी हमें इस टर्म को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके जो हमें फाइनली के अल्फा की वैल्यू मिलने वाली है दैट इज 3.67 into 10⁻⁻⁴। तो ये है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। नाउ 10th क्वेश्चन, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons would flow through the wire? यानी हमारे पास 0.5 एम्पियर का करंट है जो कि एक मेटालिक वायर में फ्लो कर रहा है 2 आवर्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज इक्वेशन हमें ये पता करना है कि एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हो रहे हैं वायर से। तो हमारे पास सबसे पहले करंट है I, इट इज 0.5 एम्पियर। टाइम कितना है? इट इज 2 आवर्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 into 60 into 60। तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा इट विल बी इन सेकेंड्स। तो अब हम यहां से चार्ज कैलकुलेट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है Q इक्वल्स टू I T। Q मीन्स चार्ज, कितने कूलम चार्ज पास हो। I की वैल्यू हमारे पास है इट इज 0.5 एम्पियर एंड टाइम जो है सेकेंड्स में यूज करेंगे। तो 2 into 60 into 60 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा Q इक्वल्स टू 3600 कूलम। तो यहां से हमें Q की वैल्यू मिल गई कि इतना चार्ज पास हो रहा है जब 0.5 एम्पियर करंट 2 आवर्स के लिए मेटालिक वायर में से पास हुआ। सेकेंड थिंग अभी पूछा है हमें कि कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। तो हमें ये पता है 96500 कूलम इज एक्चुअली 1 फैराडे। 1 फैराडे मीन्स क्या है? इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस रिलेशन को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं 96500 कूलम अगर चार्ज कहीं से फ्लो होता है दैट मीन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, which means 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी हमारा जो सिस्टम है उसमें कितने कूलम चार्ज है? इट इज 3600 कूलम। तो अगर 3600 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इस वायर में से, तो यहाँ पे x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x number of electron means 6.022 into 10⁻23 multiplied by 3600 coulomb and divided by Faraday's constant that is 96500 coulomb। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 2.246 into 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स हमारा जो सर्किट है उसके अंदर एक्चुअली 2.246 into 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं।